Hello friends, welcome again to my videos on political science of class 9th for NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका कि टाइटल है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सब क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के साथ नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि हर चैप्टर के साथ में क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वो क्वेश्चंस नहीं हैं, बल्कि इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट्स को मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस किया हुआ है। तो मेरे ऐसा करने से आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझने में भी मदद मिलेगी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इन सभी आंसर्स को मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और इसके साथ ही सभी आंसर्स में कीवर्ड्स को भी बोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इलेक्शंस। इलेक्शंस से हम क्या समझते हैं? सो द आंसर इज इलेक्शंस प्रोवाइड ए मैकेनिज्म which enables us to choose our representatives at regular intervals and change them if we wish to do so। यानी कि इलेक्शंस हमको एक वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट बनाएंगे, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हम रेगुलर इंटरवल्स पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे एमपीज़ और हमारे एमएलएज होते हैं, जिनको कि हम एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस के दौरान चूज़ करते हैं। और अगर हम उनकी परफॉर्मेंस से, अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम उनको चेंज भी कर देते हैं। तो ये इलेक्शंस का फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमको इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जवाब है इलेक्शंस गिव फ्रीडम टू वोटर्स टू चूज। अब देखिए इलेक्शन हमको क्या क्या देते हैं, क्या क्या फ्रीडम देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, कि हमारे लिए कौन लॉ बनाएगा। चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, कौन हमारे लिए गवर्नमेंट बनाएगा और हमारे कंट्री के लिए मेजर डिसीजंस लेगा। चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। इलेक्शंस के द्वारा हम उस पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ ही हमारे लिए आगे लॉ बनाएंगी और हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगी। तो ये सब हमें इलेक्शन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मिनिमम कंडीशंस फॉर ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो देखिए, इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑल सिटीजन्स शुड हैव द राइट टू चूज। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि हर एक सिटीज़न को चूज करने का राइट मिलता है। एवरीवन शुड हैव 1 वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक सिटीज़न को, चाहे तो वो किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक सिटीज़न को जो एडल्ट है उसको वोट करने का राइट होता है, जिसको कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो हर एक एडल्ट सिटीज़न को 1 वोट मिलता है और हर वोट की 1 वैल्यू होती है। नेक्स्ट, पीपल शुड हैव सम ऑल्टरनेटिव्स। लोगों के पास कुछ ऑल्टरनेट्स होने चाहिए कि किसको चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन लड़ने की छूट होनी चाहिए और जो वोटर्स हैं उनके पास में रियल चॉइस होनी चाहिए कि वो किस पार्टी को चुनना चाहते हैं, किस कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं।
The choice should be offered at regular intervals and elections must be held regularly after every few years. और ये जो चॉइस हमें मिली है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करने की, ये वन टाइम नहीं होनी चाहिए, ये एक रेगुलर इंटरवल पर हमको मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एवरी 5 years हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं जिसमें कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। एंड द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। Elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. और एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेटिक इलेक्शन की, वो ये है कि इलेक्शन को फ्री और फेयर होना चाहिए, कोई भी मेल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण से जनता को अपने रियल कैंडिडेट को चुनने का मौका मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन सिस्टम क्या है? तो द आंसर इज लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। अब हमारे यहाँ लोकसभा के लिए भी इलेक्शंस होते हैं और विधानसभा के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट है जिसमें कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभाएँ होती हैं जिसके लिए कि हम MLAs को चुनते हैं, तो उनके लिए हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू एन एंड। और 5 साल पूरे हो जाने के बाद ये चाहे MP चुने हों हमने या MLA चुने हों, उनकी टर्म खत्म हो जाती है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। वंस द टर्म इज कंप्लीटेड लोकसभा एंड विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व। और एक बार जब ये टर्म कंप्लीट हो जाती है तो लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती हैं, वो आगे काम नहीं करती हैं। When elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days, they are called general elections। अगर सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए एक साथ इलेक्शंस होते हैं, चाहे तो वो एक ही दिन हो या कुछ दिनों के फासले पर हों, तो ऐसे इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। और अगर कभी किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, उनकी डेथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो उसकी वजह से वो वैकेंसी हो जाती है उस सीट पर। तो अगर उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई इलेक्शन होता है तो उसको बाई इलेक्शन कहते हैं। 5th, व्हाट आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं? द आंसर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन has a provision of a special system of reserved constituencies for the weaker sections of the society। कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज को रखा हुआ है। इस सिस्टम में क्या होता है? सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इन ए SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड होती है, वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती है, वहाँ पे सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेंबर्स ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन इज व्हाई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वर फॉर्म्ड। आखिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्यों बनाई गई? इसका जवाब है द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वरीड, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनको कुछ एप्रीहेंशंस थे, कुछ डर थे उनके पास में। वो क्या डर थे? पहला डर था that in an open electoral competition certain weaker sections may not get fair chance to get elected to Lok Sabha and the state legislative assemblies। उनको डर था कि अगर ओपन इलेक्शन होंगे, यानी कि सब सीट्स पर सभी लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते होंगे, तो ऐसे में सोसाइटी के वीकर सेक्शंस से बिलोंग करने वाले लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए फेयर चांस शायद ना मिल पाए। ऐसा क्यों डर था उनको? क्योंकि ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, हो सकता है दे मे लैक इन रिसोर्सेज, एजुकेशन
एंड कॉन्टेक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर्स, कि वो लोग के पास उतने रिसोर्सेज ना हो, वो उतने एजुकेटेड ना हो, उन लोगों के पास इतने कॉन्टेक्ट्स ना हो जिसके कारण से वो इलेक्शन जीत पाएँ। इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल पर्सन्स में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग द इलेक्शंस। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, दे रिजर्व सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इसलिए उन्होंने सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिक्लेरेशंस आर टू बी लेड बाय ए पर्सन हु वांट्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। अब देखिए, जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उसके लिए सभी लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, और उस नॉमिनेशन को फाइल करने के साथ साथ ही हर एक कैंडिडेट को कुछ डिक्लेरेशंस भी करने पड़ते हैं। वो क्या क्या डिक्लेरेशंस हैं या क्या क्या डिटेल्स उन डिक्लेरेशंस में देनी पड़ती हैं। पहली डिटेल है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, क्या कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई सीरियल क्रिमिनल केस तो नहीं है। कैंडिडेट को अपने और अपनी फैमिली मेम्बर्स के सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिस्ट्रिक्शंस आर पुट ऑन द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कैंपेन, यानी कि इलेक्शन कैंपेन के वक्त कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस कैंडिडेट के ऊपर लगाए जाते हैं। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, दैट द कैंडिडेट और द पार्टी कैन नॉट ब्राइब और थ्रेटन द वोटर्स, वोटर्स को डरा धमका नहीं सकते हैं, उनको ब्राइब नहीं कर सकते हैं, वो किसी कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है इलेक्शन कैंपेन के लिए। इसके साथ साथ एक एक्सपेंसेस की अपर लिमिट फिक्स कर दी गई है कि लोकसभा की अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसके लिए 25 लाख रुपीस, और अगर ये कोई स्टेट असेंबली इलेक्शन है तो उसके लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपीस तक ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कैंडिडेट खर्च कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इफ़ दे डू नॉट कंप्लाई विद द अबव, देयर इलेक्शन में बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव इलेक्टेड। और अगर कोई भी कैंडिडेट इन सब बातों से कंप्लाई नहीं करता है तो अगर वो इलेक्शन जीत भी चुका है तब भी कोर्ट उसके इलेक्शन को रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हम क्या समझते हैं। द आंसर इज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए अपनी सहमति दी है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें कुछ काम करने से रोकता है। क्या क्या काम करने से रोकता है। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। वो अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, यानी कि किसी भी टेम्पल को या किसी भी मॉस्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। मिनिस्टर्स फ्रॉम लाइंग फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ वंस इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड। और एक बार जब इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर हो जाती हैं तो जो भी मिनिस्टर्स हैं वो किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकते हैं, कोई बड़े पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, जनता से कोई भी बड़े बड़े प्रोमिसेस वो नहीं कर सकते हैं। तो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैंडिडेट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। नेक्स्ट इज व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन वोटिंग सिस्टम इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में वोटिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए क्या चेंज आया है। अर्लियर बैलेट पेपर्स वर यूज्ड एंड ए लिस्ट ऑफ नेम्स एंड पार्टी सिंबल्स ऑफ ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स वाज गिवन। तो पहले क्या होता था कि इलेक्शन के दौरान जब वोटिंग होती थी तो बैलेट पेपर्स हमारे सामने आ जाते थे और उन बैलेट पेपर्स में सभी कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट होती थी और उनकी पार्टी के सिंबल्स बने हुए होते थे। द वोटर्स इंडिकेटेड देयर चॉइस बाय पुटिंग ए स्टैम्प अगेंस्ट द कैंडिडेट दे प्रेफर्ड। और साथ ही साथ एक स्टैम्प दिया होता था, एक मोहर दी होती थी, जिसको भी हम पसंद करें उसके नाम के आगे हम ठप्पा लगा देते थे। लेकिन अब तो देखिए सिस्टम चेंज हो गया है। नौ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जिसको कि आप ईवीएम बोलते हो, उनको वोट रिकॉर्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
हर एक मशीन में कैंडिडेट के नाम और उनकी पार्टी के सिंबल लगे हुए होते हैं, और अब तो हमें पोलिंग बूथ पर जाकर के उस मशीन के में जो बटन लगा हुआ है, जिस भी कैंडिडेट के नाम के आगे का बटन हमको दबाना है, हम वो बटन दबा देते हैं और हमारा वोट रजिस्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर यूज्ड इन इलेक्शंस इन इंडिया? हमारे यहाँ कौन कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज होती हैं? द आंसर इज फॉल्स नेम आर इंक्लूडेड इन एंड जेन्युइन नेम्स आर एक्सक्लूडेड इन वोटर्स लिस्ट। अब देखिए, इलेक्शन से पहले एक वोटर्स लिस्ट बनती है। इस वोटर्स लिस्ट में जो भी वोटर्स होते हैं जिनको कि वोट डालना है, जो कि वोट डालने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एलिजिबल वोटर्स हैं, उन सब के नामों की एक लिस्ट इलेक्शन कमीशन जारी करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस वोटर लिस्ट में से जेन्युइन नाम तो हट जाते हैं और कुछ फेक नाम उसमें शामिल हो जाते हैं। द रूलिंग पार्टी मिसयूजेस द गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स। There is excessive use of money by rich candidates and big parties. It is a common practice of intimidation of voters and rigging on the polling day. कई बार ये भी देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं वो लोग वोटर्स को डराते धमकाते हैं, इंटिमिडेशन करते हैं, और पोलिंग डे जिस दिन वोटिंग हो रही होती है उस दिन वहाँ पे जाके दंगा फसाद भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? भारत में इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर्स हैं? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसको कुछ पावर्स दी हैं। तो वो क्या क्या पावर्स हैं? द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। इलेक्शन कमीशन जिस दिन से इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर होती हैं और जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं तब तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही गवर्न किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉयलेट्स इट। इलेक्शन कमीशन जो हमने पिछले सवाल में कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ा था, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम इलेक्शन कमीशन का ही होता है, और अगर कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट इस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन उसको पनिशमेंट भी देता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंस इट्स चांसेस टू विन इन इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन कई दफ़े गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस भी देता है जिससे कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें इलेक्शन जीतने के लिए। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसफ़र ऑफ सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। और जब इलेक्शन ड्यूटी पर जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन के आदेशों का पालन करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट वी हैव डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन इंडिया? हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं? सो द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन इंडिया। नंबर 1, रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। कई दफ़े देखने में आता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी कि जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वही इलेक्शंस हार जाते हैं, चाहे तो नेशनल लेवल पे हों चाहे तो स्टेट लेवल पे हों। एक तरह की एंटी इनकम्बेंसी वोट डलती है और वो लोग इलेक्शन हार जाते हैं अगर सही काम नहीं करते हैं तो। डेटा शोज दैट इन एवरी 2 out of the 3 elections held in the last 15 years the ruling party lost. About half of the sitting MLAs and MPs lose elections. Candidates who spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. कई पैसे वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पैसा देकर के वोट्स खरीदने की क्षमता रखते हैं, या कई क्रिमिनल कनेक्शन वाले कैंडिडेट्स भी इलेक्शन हार जाते हैं। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the party. और अगर कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस की बात छोड़ दें
तो जनरली जो भी हारी हुई पार्टी होती है जनरली वो जो आउटकम्स होते हैं इलेक्शन के उनको कहते हैं कि भैया ये तो जनता का मत है, जनता का आदेश है, इसको हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने हमें हरा दिया तो हरा दिया, जो जीत गए वो जनता के ही वर्डिक्ट से जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मेजर चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं? द आंसर इज फॉलोइंग आर द मेजर चैलेंजेस। Number 1, although rich candidates and parties may not be sure of their victory, but they certainly have a big and unfair advantage over smaller parties and independents. कि वैसे तो कई बार जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं या जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं उनको अपने इलेक्शन जीतने का बहुत भरोसा नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ तरह का एडवांटेज होता है छोटे पार्टीज़ के मुकाबले में, या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं तो उनके मुकाबले में बड़ी पार्टीज़ के पास में एडवांटेज होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज़। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं वो क्रिमिनल कनेक्शन वाले कैंडिडेट को तो वोट दे देते हैं, और जो बाकी के लोग होते हैं जो कि सीधे साधे लोग होते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है। तो टिकट कई बार क्रिमिनल कनेक्शन वाले लोगों को भी मिल जाता है। सम फैमिलीज डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। भारत में कई फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो को डोमिनेट करती हैं, तो वो लोग अपने रिश्तेदारों को टिकट दे देते हैं और नॉर्मल लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। Very often, elections offer little choice to ordinary citizens because all the major parties are quite similar to each other, both in policies and practices. कई बार तो लोगों के सामने कोई चॉइस ही नहीं होती है, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है जिस भी पार्टी का होता है, सभी पार्टीज़ एक सी हैं, सबकी एक सी पॉलिसीज़ हैं, सभी एक से ख़राब काम करती हैं या अच्छे काम करती हैं, तो हमको लगता है कि हम किसको वोट दें किसको वोट ना दें। तो ये बड़ी एक डिलेमा की भी पोजीशन वोटर के सामने हो जाती है। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज। 15th क्वेश्चन इज व्हाट इज वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट से हम क्या समझते हैं? तो इसका जवाब है वोटर्स लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इन एन इलेक्शन। वोटर्स लिस्ट एक वो लिस्ट है जिसमें कि किसी इलेक्शन में जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन सबके नाम लिखे हुए होते हैं। दिस लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरी वोटर। ये लिस्ट इलेक्शन से काफ़ी पहले ही पब्लिश हो जाती है और वोटर को दे दी जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका नाम वोटर्स लिस्ट में आया हुआ है, किस पोलिंग बूथ पर जाकर के उसको वोट डालना है, ये सब डिटेल्स इस वोटर्स लिस्ट में दी हुई होती हैं। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इस लिस्ट को हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपके चैप्टर नंबर 4 के सभी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आपके साथ डिस्कस किया। आई एम श्योर कि मेरे इस डिस्कशन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपको अपने चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझने में मदद मिलेगी, क्वेश्चंस आंसर्स तैयार करने में भी मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए गुड टाइम। God bless you.